हम बात करने के लिए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेके। आखिर ऐसा क्या कमी रह गया जो कि एनडीए इतना पीछे रह गया? हालांकि वो बहुमत से कहीं आगे है, लेकिन फिर भी इतना पीछे रहने के पीछे वजह क्या है? एग्जिट पोल ने तो इनकी जो नारा थी 400 पार, उन्हें सही साबित कर दिया, लेकिन परिणाम में वो वहाँ से कोसों दूर है। इसके पीछे हमने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। युवा वर्ग इनसे बहुत परेशान है। 5 साल के दौरान रोजगार देने में ये सरकार सफल नहीं रही। 5 साल में सरकारी वैकेंसी कोई खास नहीं है, अगर कहीं कुछ आया भी तो बहुत कम। प्रचार में बीजेपी एनडीए ने बेरोजगारी के मामले में कुछ खास जिक्र ही नहीं किया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उछालने में काफ़ी कामयाब है। साथ अग्निवीर को लाना, क्योंकि छोटे घर से गरीब परिवार के बच्चे सेना में भविष्य कम समय में वो अब मेहनत करके बना लेते हैं। तो अग्निवीर लाने से कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं में काफ़ी आक्रोश था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उनकी भर्ती हो भी जाती है तो उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि 4 साल के सर्विस में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने करीब 30 से 35 नाम दिए थे यूपी में टिकट देने के लिए, जिसमें अमित शाह जी ने सारे नाम को काट के मात्र एक नाम को सिलेक्ट किया और एक ही लोगों को एक आदमी को, सारे नाम को काट के मात्र एक आदमी को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके साथ यूपी में बार बार एग्ज़ाम का कैंसिल होना, पेपर लीक होना, ये सब भी एक बड़ा कारण है। कहा था जिस दिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था, ऐसा लग रहा था कि इसी दिन दीपावली हो रही है, इसी दिन दीपावली है। पटाखे जल रहे थे, लोग अपने घरों पे ध्वजा लहरा रहे थे, मोबाइल का रिंगटोन, स्टेटस, चारों तरफ मतलब माहौल चरम पे था। राम मंदिर को लेकर माहौल चरम पे था। उस समय अगर सचमुच चुनाव होता तो इनका जो ये प्लान था ये कामयाब होता, लेकिन समय के साथ ये माहौल में कमी आया। लोग इसे भूल गए और सीधा बोले भैया ठीक है, राम मंदिर बनना था बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होना था हो गया, अब नया क्या है भैया ये बताओ। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं चुनाव में नहीं मिला। इसके बाद फिर भी जहाँ 292 सीट अभी सहयोगी दल के साथ बीजेपी को यानी एनडीए को प्राप्त है, 90-92 के आसपास, तो वहीं कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के साथ 230 सीट प्राप्त है। तो इसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि हो ना हो नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो राजनीति हवा को पकड़ने में बहुत चालू हैं, वो उस हवा के हिसाब से मूव करते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे यह जानना ये होगा कि जदयू को मात्र 12 सीट है, तो इनके 12 सीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 90 के आसपास एनडीए के पास है। अगर 12 सीट कम भी होता है तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर इनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे असर पड़ेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी के करीबी माना जाता है, इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये अलग नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात जानना यह भी दिलचस्प होगा कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये अगर दोनों भी जाके कांग्रेस में मिल जाते हैं तो भी उधर पूरे उस गठबंधन को मिला के जहाँ 230 है, इन दोनों को मिला के 28 सीट होता है, तो फिर भी ये 260-62 के आसपास रहेंगे। फिर भी ये 8 से 10 सीट बहुमत साबित करने से दूर रहेंगे। तो वैसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये लोग एनडीए के साथ रहेंगे। तो ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है कि सरकार एनडीए की 230 सीट, कांग्रेस को कुछ आंकड़े हैं उस हिसाब से मैं आपसे चर्चा करता हूँ। 2019 में कांग्रेस को सहयोगी दलों के साथ 92 सीटें प्राप्त हुई थी और 2024 में 200 सीट, जो कि इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। वहीं स्मृति ईरानी का
अमेठी से हार जाना, अयोध्या से बीजेपी का हारना, ये सब एक बड़ा कारण है, जहाँ की वो राहुल गांधी को हरा के 2019 में वो सांसद बनी थी। और वहीं 2019 में 330 सीट बीजेपी को सिर्फ अकेले दम पर मिला था, और वहीं उनको सहयोगी दलों के साथ 353 सीट मिले थे। उस कंपेयर में एनडीए को अभी मात्र पूरे सभी दल को मिला के 290 सीट मिली। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका है, जिस वजह से कि बहुमत से ज़्यादा सीट होने के बाद भी एनडीए में मायूसी है और कांग्रेस में खुशी है। बातों की आप कमेंट करके बताएंगे कि बीजेपी को ऐसी झटका लगने के पीछे क्या कारण है। धन्यवाद।